हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का सेशन है आर्टिकल्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड होता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स। तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स हमने आपको पिछले वीडियो में करा दिए थे, तो आज हम आपको डेफिनेट आर्टिकल कराने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको इंडेफिनेट आर्टिकल्स करा दिए थे। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड दीज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल्स। तो आज हम आपको डेफिनेट आर्टिकल कराएंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आर्टिकल्स हमने आपको बताया था कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, कितने प्रकार के होते हैं? टू काइंड्स। There are two kinds of articles. फर्स्ट होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, दी इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। सेकंड होता है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल। इसमें दो होते हैं, ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स। देखिए, इसमें एक होता है इसीलिए हमने आर्टिकल कहा, और इसमें दो होते हैं तो इसीलिए यहां पर हमने आर्टिकल्स बोला है। हमने आपको सिंगुलर और प्लूरल बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो पे जाकर देख लें। आज हम आपको डेफिनेट आर्टिकल कराएंगे। इंडेफिनेट आर्टिकल्स हमने पिछले वीडियो में आपको करा दिए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि दीज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। तो अब हम दी का प्रयोग समझेंगे। यूज ऑफ दी का प्रयोग। When we refer a noun, इसका फर्स्ट प्रयोग है when we refer a noun that is one of its kinds. When we refer a noun that is one of its kind. जब हम किसी ऐसी संज्ञा के बारे में बताते हैं जो अपने प्रकार की संसार में एक होती है, अकेली होती है, उस तरह की दूसरी अन्य कोई संज्ञा नहीं होती है, उस तरह की अन्य कोई वस्तु नहीं होती है, तो उससे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। When we refer a noun that is one of its kind, यानी जब हम ऐसी संज्ञाओं के बारे में बात करते हैं जो अपने किस्म की अकेली होती हैं, यानी उस प्रकार की दूसरी कोई संज्ञा नहीं होती, दूसरी कोई वस्तु नहीं होती, तब हम उन वस्तुओं से पहले, उन संज्ञाओं से पहले दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, सूर्य अकेला है, दूसरा कोई सूर्य नहीं है, तो यहां पर दी लगाया हमने सूर्य से पहले। ठीक उसी प्रकार मून भी अकेला होता है, तो इसीलिए यहां पर पहले दी लगाएंगे। स्टार्स, तारे भी अकेले होते हैं, आसमान में जो तारे होते हैं उनके जैसे अन्य कहीं पे तारे नहीं होते हैं,
तो यहां पर भी दी लगाएंगे। दी अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी अपने प्रकार की एक ही है और कहीं नहीं है, इसीलिए द अर्थ लगाएंगे। द एयर वायु, वायु भी एक ही होती है, दूसरी कोई वायु नहीं होती, तो यहां पर भी हम दी लगाएंगे। एयर से पहले दी लगाएंगे, जैसे कि यहां पर लगाया है। द ग्राउंड, जमीन, जमीन एक ही है, तो जमीन से पहले हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। द इक्वेटर, भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा भी अपने प्रकार की एक ही है, अकेली है, तो यहां पर भी हम दी लगाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे हैं जिनके पहले हम दी लगाते हैं। बस आप ये डेफिनेशन याद रखो कि व्हेन वी रेफर ए नाउन दैट इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, उस तरह की दूसरी कोई वस्तु, दूसरी कोई संज्ञा, दूसरी कोई नाउन नहीं होती है, तो उससे पहले हम दी लगाते हैं, जैसे कि हमने इन सभी में लगाया हुआ है। जैसे सूर्य हमारा अकेला होता है, उस तरह का कोई दूसरा सूर्य नहीं है, तो यहाँ पर हमने दी लगाया है। इसी प्रकार से चंद्रमा से पहले भी हमने दी लगाया है, स्टार से पहले भी हमने दी लगाया है। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार पृथ्वी, पृथ्वी भी अकेली है, दूसरी कोई पृथ्वी नहीं है, तो यहां पर भी हमने दी का प्रयोग किया है। एयर वायु, वायु भी एक ही है, तो इससे पहले भी हम दी लगाएंगे। ग्राउंड जमीन, जमीन से पहले भी हम दी लगाएंगे। इक्वेटर, इससे पहले भी हम दी का प्रयोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। व्हेन वी रेफर ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल पॉइंट ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जब हम किसी भौगोलिक बिंदु को दर्शाते हैं तो उस बिंदु से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, यहां पर देखो हमने दी लगाया है। इसी प्रकार द साउथ पोल, तो यहां पर भी हमने दी लगाया है। द इक्वेटर, तो यहां पर भी हमने दी लगाया है। द ईस्ट, देखिए यहां पर भी हमने पूर्व दिशा, जब हम किसी पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तब भी हम वहां पर दी लगाते हैं। तो देखिए यहां पर भी हमने द का प्रयोग किया है। सेंटेंस में इसका इस्तेमाल देखते हैं। एग्जाम्पल को सेंटेंस में देखते हैं। इट इज वेरी कोल्ड एट द नॉर्थ पोल as well as at the south pole। देखिए इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ही ठंडा है, एट द नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव उसी प्रकार उतना ही ठंडा है जितना कि साउथ पोल ठंडा है। तो देखिए यहां पर नॉर्थ पोल से पहले दी आया है, एक भौगोलिक बिंदु को बता रहा है कि उत्तरी ध्रुव उतना ही ठंडा है जितना कि दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए दक्षिणी ध्रुव से पहले भी दी आया है। हमने बताया था आपको कि जब हम पृथ्वी पर किसी भौगोलिक बिंदु को दर्शाते हैं तो उससे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने इन सेंटेंसेस में किया है। हमने आपको बताया था कि जब भी हम पृथ्वी पर किसी भौगोलिक बिंदु को दर्शाते हैं तो उस बिंदु से पहले दी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने इस वाले सेंटेंस में किया है। इट इज वेरी कोल्ड एट द नॉर्थ पोल एज वेल एज द साउथ पोल।
उत्तरी ध्रुव पर उतना ही ठंडा मौसम होता है जितना कि दक्षिणी ध्रुव पर। तो जब हमने उत्तरी ध्रुव की बात की, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया था, उत्तरी ध्रुव की बात की या फिर दक्षिणी ध्रुव की बात की, तो हमने वहां पर उत्तरी ध्रुव से पहले दी का प्रयोग किया है और उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव से पहले भी हमने द का प्रयोग किया है। एक और देखते हैं, द इक्वेटर इज एन imaginary line on अर्थ। अब देखिए, भूमध्य रेखा पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है। कैसी है? काल्पनिक रेखा। तो हमने जब भूमध्य रेखा की बात की, इक्वेटर की बात की, भूमध्य रेखा हो या विषुवत रेखा हो, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा का मतलब एक ही होता है, जो पृथ्वी को बीचों बीच से दो बराबर भागों में बांटती है, यानी जो पृथ्वी के बीच से गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। और जब हमने इक्वेटर की बात यहां पर की है तो उससे पहले हमने दी लगाया है, जैसा कि हमने आपको यहां पर भी बताया था। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए, बिफोर अ कॉमन नाउन व्हेन द नाउन रिप्रेजेंट्स द होल फैमिली, ग्रुप एंड क्लास। जब किसी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग समस्त जाति को दर्शाने के लिए किया जाता है, तब उस संज्ञा से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब किसी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग समस्त जाति, समस्त वर्ग को दर्शाने के लिए किया जाता है, तब उस संज्ञा से पहले या उन संज्ञाओं से पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द एलिफेंट has an excellent memory. The elephant has an excellent memory। कहा जाता है कि हाथी की जो याददाश्त होती है वो बहुत ही तेज होती है, उसके मुकाबले किसी की याददाश्त उतनी तेज नहीं मानी जाती। तो यहां पर एक हाथी के बारे में नहीं कहा गया है, हाथियों की समस्त जाति का बोध करा रहा है एलिफेंट, कि समस्त हाथियों की जो सोच होती है, जो बुद्धि होती है, जो याददाश्त होती है, यानी कि समस्त हाथियों की जो याददाश्त होती है वह बहुत ही तेज होती है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। कैसा होता है? वफादार जानवर। तो देखिए यहां पर दी आया है, डॉग से पहले दिया है। इसी प्रकार द एलिफेंट हैज एन एक्सीलेंट मेमोरी, तो यहां पर भी एलिफेंट से पहले दी आया है, क्योंकि ये समस्त हाथियों के बारे में कहा गया है कि समस्त हाथियों की जो याददाश्त होती है वो बहुत ही तेज होती है। और यहां पर एक कुत्ते के बारे में नहीं कहा गया है, यहां पर ये कुत्ता समस्त जाति को दर्शा रहा है, समस्त जाति का बोध करा रहा है कि कुत्ते वफादार होते हैं। क्या होते हैं? वफादार, फेथफुल एनिमल। थर्ड देखिए, द डियर इज अ फास्ट रनर। तो देखिए यहां पर कहा गया है कि हिरण तेज धावक होता है। क्या होता है? तेज धावक, तेज दौड़ने वाला। तो हिरण चाहे कोई भी हो, किसी भी हिरण को आप देख लो, वह तेज दौड़ने वाला होगा। ऐसा तो है नहीं एक तेज दौड़ता है दूसरा तेज नहीं दौड़ता है, ऐसा तो नहीं है। यहां पर तो कहा गया है कि हिरण तेज दौड़ने वाला होता है, हिरण तेज धावक होता है। तो चाहे हिरण कोई भी हो, चाहे ये वाला हो, चाहे वो वाला हो, चाहे कोई भी हो, वह सभी कैसे होते हैं? तेज दौड़ने वाले। उनकी जो दौड़ने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, बहुत ही तेज होती है, बहुत ही अधिक होती है। यानी कि उनके बराबर तीव्र दूसरा कोई जानवर शायद ही दौड़ता होगा। द ऑस्ट्रिच
इज द लार्जेस्ट बर्ड। अब देखिए यहां पर कहा गया है कि द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड। ऑस्ट्रिच जो होता है वह पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि समस्त ऑस्ट्रिच पक्षियों में सबसे विशाल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए हमने ऑस्ट्रिच से पहले दी लगाया है। और यहाँ पर सभी हिरण तेज दौड़ते थे, तो अब हमने यहाँ पर सभी हिरण को दर्शाने के लिए, समस्त जाति का बोध कराने के लिए हमने दी लगाया है। पांचवा देखिए, द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। गुलाब बहुत ही सुंदर पुष्प है। गुलाब कैसा पुष्प है? बहुत ही सुंदर पुष्प। आपने देखे होंगे गुलाब। तो द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। गुलाब पुष्पों में बहुत ही खूबसूरत होता है। तो यहाँ पर समस्त गुलाब के पुष्पों के बारे में कहा गया है कि गुलाब का पुष्प बहुत ही खूबसूरत होता है, किसी एक के बारे में नहीं कहा गया। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो रोज वर्ड आया है, यह गुलाब की समस्त जाति का बोध करा रहा है, समस्त वर्ग का बोध करा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर दी का प्रयोग हुआ है। एक बार फिर से देखेंगे, द एलिफेंट हैज एन एक्सीलेंट मेमोरी। हाथी की याददाश्त बहुत ही तेज होती है। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो हाथी आया है, यह समस्त हाथियों की जाति का बोध कराता है। तो यहाँ पर हमने दी का प्रयोग किया है। आगे देखेंगे, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता वफादार जानवर होता है, यानी समस्त कुत्ते वफादार जानवर होते हैं। तब हमने यहाँ पर जब समस्त जानवर के बारे में कहा गया, समस्त कुत्तों के बारे में कहा गया, तब हमने यहाँ पर दी का प्रयोग किया है। द डियर इज अ फास्ट रनर। हिरण सबसे तेज धावक होता है। तो जब हिरण, ये जो हिरण शब्द आया है, यह शब्द समस्त हिरण के बारे में कह रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर दी का प्रयोग किया है। द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड। ऑस्ट्रिच जो होता है वह पक्षियों में सबसे विशाल होता है। जब समस्त पक्षियों के बारे में कहा गया है, ऑस्ट्रिच की समस्त जाति को दर्शाया गया है कि ऑस्ट्रिच जितने भी होते हैं वह पक्षियों में सबसे बड़े होते हैं, तब हमने यहाँ पर दी का प्रयोग किया है। द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। गुलाब पुष्पों में सबसे खूबसूरत होता है। गुलाब जो है यहाँ पर अपनी समस्त जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर दी लगाया है।